हेलो दोस्तों, वेब फिजिक्स हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त उमेश कुमार और आज आपके बीच उपस्थित हूं एक बार फिर से क्लास 10 का सब्जेक्ट विज्ञान लेकर के, जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 14 मार्च से स्टार्ट किया जा रहा है और विज्ञान का एग्ज़ाम आपका 27 मार्च को है। झारखंड बोर्ड द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिससे कि आप आश्वस्त हो सकें कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, क्या पैटर्न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टोटल मार्क्स होंगे 14, टोटल मार्क्स 40 होंगे। आपको इसके लिए समय दिया जाएगा 1.5 घंटे। इसमें कुल 40 क्वेश्चंस होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। उसके बाद और भी बात इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों, ये पूरी तरह से 2 पैटर्न में आपके एग्जाम हो रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होगा और 20 मार्क्स आपका स्कूल से दिया जाएगा, जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए हम किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों, चूंकि r इजिकल्स टू एफ, r इजिकल्स टू होता है 2f, या आप कह सकते हो कि f इजिकल्स टू r/2। तो ये रिलेशन कौन सा होगा? f इजिकल्स टू r/2, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों, वो आपकी भौतिक राशि है आवृत्ति। आवृत्ति जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कभी भी उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। ये P इजिकल्स टू 1/f होता है, तो F इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 1/p। और ये कितना दिया है पावर? 1 डायोप्टर, ठीक है। तो अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 से, तो 1 क्या हो जाएगा? 1/1, दैट इज 1। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? दैट इज बी नंबर इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अगर पावर किसी की दी हुई है, पावर कितना है उसका? तो पावर है उसका 4 डायोप्टर, ठीक है। तो हम जानते जैसा कि P इजिकल्स टू 1/f होता है, ठीक है। तो F 1/f होता है, तो F इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 1/p। और यहाँ दिया है वैल्यू 1/4, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 0.25 आएगा। ये मीटर में आएगा, तो इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, सो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन की अग्र दीपों में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप देखे भी होंगे कि जो वाहन जो होते हैं, व्हीकल होते हैं, कार होते हैं, उसमें जो बल्ब लगा होता है उसके पहले एक कटोरी साइज का कुछ पीसेस चमकता हुआ दिखता है आपको, वही क्या होते हैं? वो अवतल दर्पण होते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दैट इज अवतल दर्पण, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो वो एक्चुअली में जहाँ पे हमारा इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का हमारे आंख में, उसको हम रेटिना कहते हैं। हिंदी में उसको दृष्टि पटल कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। दोस्तों, किसी भी सामान्य आँख के लिए वो बहुत दूर तक देख सकता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अनंत बिंदु हो जाएगा ये, ठीक है।
अगर कहता कि नज़दीक बिंदु क्या होगा तो नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन यहाँ पूछा गया कि दूर बिंदु क्या होगा, तो दूर बिंदु आपका अनंत होगा, तो डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली। पुतली ही है जो कि ये कितना प्रकाश जाएगा उसको वो कंट्रोल करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? देखिए दोस्तों, हमारे आंख में जो लेंस लगा है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब उत्तल लेंस है, और इसकी प्रवृत्ति है कि ये उल्टा और रियल इमेज बनाता है, मतलब कि इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। तो उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि उल्टा और वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो वाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कोई भी बोर्ड 11, 12, 10 सभी के लिए मैं पूरा वीडियो बनाता हूं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप अच्छे मार्क्स लाओगे, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इतना कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किलो वाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? दोस्तों, ये शक्ति की इकाई, ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है ये ऊर्जा की इकाई है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम किसका एसआई मात्रक है? दोस्तों, कूलम आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। दोस्तों, आपके घर में भी विद्युत मोटर होगा। आप विद्युत मोटर को चालू जब करते हो तो कुएं से पानी निकालता है, बाहर फेंकता है। आपका जो पंखा है ये भी एक मोटर ही है। जब करंट देते हो तो आप पंखा से क्या देता है? आपको हवा देता है। तो हम लोग करंट देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब विद्युत ऊर्जा है, और किसमें परिवर्तित करती है? वो आंतरिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में वो तब्दील करती है, बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की प्रक्रिया है? जल का विद्युत अपघटन किस तरह की प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। विद्युत अपघटन जब वो ये होता है, जब जल में अगर हम करंट को पास करवाते हैं तो वहाँ वो क्या होता है? टूटता है, आयन में टूटते हैं, क्या होता है? वहाँ पे वियोजन होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है? तो यहाँ उपचयन हो रहा है आपका H2 का। यहाँ पे देखिए, पहले H2 अकेले था, यहाँ पे H2 क्या था? अकेले था। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप H2O, मतलब कि वो O के साथ मिल करके अभिक्रिया कर गया और क्या बना दिया? जल बना दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? ठीक है। तो दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये आपका परख नली है, धागा है, इसमें कॉपर ये है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हो, एक मिनट, ये पूरा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है। मतलब कि कॉपर यहाँ पे है और क्या है? लोहे की कील है। तो Cu और लोहे की कील मतलब Fe होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर ये इसमें कॉपर सल्फेट यहाँ पे है CuSO4, तो चूंकि F जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो आपको Cu को ये आपको हटा देगा। चूंकि Fe ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो क्या बना देगा? FeSO4, मतलब आयरन सल्फेट यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ किस तरह की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे अभिक्रिया आपका है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन किसका हो रहा है? यहाँ पे विस्थापन आपका हो रहा है कॉपर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक क्या है? तो मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थिलीन, लिटमस पत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिटमस पेपर, जो जिसको लिटमस पेपर कहते हैं, लिटमस पत्र। यही क्या है? आपका प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। इसका यूज किया जाता है कि कितना क्षार है। अगर मिट्टी का हम चेक करते हैं कि मिट्टी में कितना क्षारपन है, तो मिट्टी उस पर रख करके हम पता करते हैं, फिर कलर उसका बदल जाता है, और फिर हम चेक करते हैं कि किस रेंज में आ रहा है, ये क्षार है कि एसिड है कि बेस है, मिट्टी का क्या क्वालिटी है, चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी विलियन ना का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये पीएच वैल्यू के बारे में आप सुने होंगे कि अगर 1 से लेकर के 7 तक है तो वो एसिड में आता है, मतलब अम्ल में आता है, और अगर 10 से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं क्षार है, मतलब बेस है। तो 10 क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा, मतलब क्या होगा, उसको हम क्षार कहेंगे। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। देखिए दोस्तों, हर जगह पर इंस्ट्रक्शन कुछ होता है। अब देखिए, शीशा का ग्लास होगा तो उसमें बाहर उसका कवर में छपा होता है कि उसमें कोई हल्के से बल लगाना है। कभी भीगने वाला चीज़ होता है, उसमें छाता का फोटो लगा होता है कि वह पानी से बचाना है। तो इसी तरह से कुछ अगर केमिकल होता है तो उसमें क्या होता है कि इस तरह का चीज़ वहाँ पे छापा होता है, और इसे ये मीनिंग होता है कि भाई इससे आप बच के रहें। अगर इसको हाथों से धोना धाना इसको नहीं है, इसको छूना हाथ से, नंगे हाथों से इसको नहीं छूना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, मतलब कि इसको आप नहीं छुएं, आपको छूने से आपको बहुत नुकसान हो जाएंगे, 440 वोल्ट के झटके लग जाएंगे। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। अरे भाई, ये तो बड़ा ही मज़ेदार, सुन करके मुंह में पानी आ गया भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है वो, टार्टरिक एसिड होता है, मतलब कि टार्टरिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि इमली में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आप पारा को देख करके अब लिख सकते हैं, तुरंत टिक मार सकते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ बोला गया है अधातु, पारा धातु में आता है, ठीक है। तो ये अधातु में कौन सा होगा, आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। ठीक है, अग्निशामक को बनाने में किस तरह का तत्व का इस्तेमाल, पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमें याद भी रखना है कि भाई अग्निशामक में यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या यूज़ किया जाता है उसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। दोस्तों, आप देखे होंगे आवर्त सारणी जो है आपका, पीरियोडिक टेबल जिसको कहते हो आप, उसमें सारा अरेंजमेंट किया गया है, और उसमें अरेंजमेंट इस अकॉर्डिंग किया गया है जिस प्रकार का नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सारे पदार्थ का उसमें ये किया गया है, उसका अरेंजमेंट किया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परमाणु संख्या के आधार पर ही उसका पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। तो राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। वाह, क्या बात है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें से देखिए, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है भाई, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन है, तो पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। प्रकृति के अंदर जो पाया जाएगा उसको क्या बोलते हो आप, तो उसको हम बोलते हैं कि वो खनिज है। क्या है वो, खनिज है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। प्रोपेनॉल मतलब क्या होता है, ये अल्कोहल होता है, जिसको OH कहते हो। क्या कहते हो दोस्तों, OH कहते हो। अब OH का मतलब ये नहीं, अब अल्कोहल का मतलब ये मत समझना कि इसका कुछ गलत मीनिंग है, इस चीज़ों से बचो। बट ये चूंकि केमिकल एक है ना, तो ये क्या है, यहाँ पे प्रोपेनॉल में कौन से अभिक्रियाशील समूह पाया जाता है, तो वो अल्कोहल होता है। अल्कोहल इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास की प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं वो लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और पानी, ठीक है। ये सब मिला करके क्या करते हैं वो लोग, ये अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना। तो पूछा गया कि क्या नहीं होता है, तो जल तो टूटता ही है, ऑक्सीजन तो मुक्त होता ही है, जो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ऑक्सीजन
वो देता है, ये बात सही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, मतलब देता है, ये नहीं होता है भाई। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो यूज करता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा कि क्या नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम के खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है। देखो भाई, कोई भी पेड़ पौधे हैं, उसके जो पत्ते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, भोजन पत्ते में बनता है। अब ये डाली जुड़ा हुआ है, तो इसको इसके आगे जीवन चलाने के लिए, यहाँ तो खाना बना, ये इसको आगे भेजता है और जड़ तक भी इसको भेजता है भोजन। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। विक्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको विक्राणु कहते हैं। इसमें विकक लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विक्राणु बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। देखिए भाई, ये आप जिसको कहते हो कार्बेट, कुछ कोई भी फल को पकाना होता है, केला हो चाहे पपीता हो, तो बोलते कार्बेट डाल देंगे, मैंगो हो तो कार्बेट डाल देंगे। तो वो क्या होता है, तो एक्चुअली में वो होता है आपका इथिलीन। क्या होता है दोस्तों, वो इथिलीन होता है। तो फलों को पकाने के लिए हम इथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जो कि अंडाणु से वो स्रावित होता है। ये मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो वृषण द्वारा, थायराइड, अंडाशय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय द्वारा, ठीक है। ये आपका मेल सेक्स हार्मोन है जो कि एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक में संलयन को क्या कहते हैं। दोस्तों, कोई भी पराग होता है, एक पराग का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है पेड़ पौधों में कि ये फूल है, ऊपर से पराग उसमें जाता है ना, और फिर वहाँ पे क्या होता है, युग्मक बनता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परागन। इसको क्या बोलेंगे हम, राइट आंसर इसका परागन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। ये चित्र में क्या है भाई, ये चित्र तो डिजिटली उठा के कहीं से लाया गया है, ठीक है। ये आप पता होगा आपको कि बहुत सारे पेड़ चीज़ ऐसे होते हैं जो कि ये कुछ डाली है, अपने यहाँ पे क्या हुआ, उसका जनन हो गया, मतलब उसमें कुछ अपने फूट गया, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे कि कैक्टस है ना, उसमें वैसे कुछ होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको मुकुलन बोलते हैं, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, वो असंजात अंग होते हैं। क्या होते हैं, उसके असंजात अंग होते हैं, ठीक है। पंछी और चमगादड़ में थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि पंछी में पंख कैसे होता है और चमगादड़ में एक सिंगल पंख होता है जो कि पतला पॉलिथीन की तरह होता है। तो वो दोनों में समान नहीं है, दोनों उड़ने वाले हैं, लेकिन दोनों का जो पंख का जो आकार है, जिस तरह का चीज़ उसमें है, बनावट, वो सेम नहीं है, तो असंजात अंग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ये तो आप जानते ही होंगे, किसी को नींद में भी पूछा जाए तो बता देगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो मटर था, ठीक है। उसका राइट आंसर हो जाएगा मटर। मेंडल ने मटर का ही एक्सपेरिमेंट किया था और उसने बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, सांप, मेढक, घास, ग्रासहॉपर। उत्पादक मतलब बनाता कौन है, तो सांप तो बनाता है, तो खाने वाला है भाई, पेट मधवा है वो। मेढक भी वही कहानी है, ग्रासहॉपर भी वही है, बनाता कौन है, घास। ये सब लोग घास को खाएंगे, ग्रास हॉपर खाएगा घास को खाएगा मेढक, और मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, जिसको हम कहते हैं आहार श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ एक बार यार अपना प्यार दे दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, ठीक है, तो आहार शाकाहारी श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषक स्तर का। देखिए, कहने का मतलब ये समझिए कि फर्स्ट टाइम पोषक का कौन निर्माण करता है, तो भाई पहले कौन बनता है? पेड़ पौधे घास बनते हैं, उसको कीट पतंग खाया, कीट पतंग को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, ऐसे वगैरह चलते जाता है। तो प्रथम पोषी कौन है वो? और वो आपका घास है। तो सबका निर्माण कौन करता है? प्रथम पोषी घास को ही बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए दोस्तों, आप टेंशन न लीजिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा आप लोग अपना हौसला बढ़ा दीजिए मेरा, ठीक है। समस्या का आना ये लाइफ ऑफ पार्ट है और इसका समाधान करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हर समस्या का समाधान होगा, वैसे समस्या कुछ आने देंगे नहीं आपके लिए, ठीक है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेवार। ओजोन परत, आप जानते हैं कि ओजोन परत हमारे लिए बहुत रक्षा का काम करता है। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो जितने भी डेंजरस पराबैंगनी किरण वगैरह जितने भी हैं वो हमारे अर्थ तक पहुंचेगा, हमारे शरीर पे पड़ेगा और वहाँ पे कैंसर का फॉर्म करेगा। तो इसको कौन अपक्षय हो रहा है जिसकी वजह से आज समस्या बढ़ता जा रहा है? तो अपक्षय कौन हो रहा है? तो CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही है जो डेंजरस जितने भी रेडिएशन है ये इसको रोकता है। जितने भी हानिकारक रेडिएशन वहाँ से जो आ रहे हैं, पराबैंगनी किरण जो आ रहे हैं, ये कौन रोकता है? CFC ही रोकता है। और चूँकि अभी हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से इसका क्षय होते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, बहुत क्षति पहुंचा सकता है। हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए, अपने पर्यावरण के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छे सच्चे देशभक्त हैं, इसके बारे में हमें सोचना मेरा कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? देखिए, एक बात समझना होगा कि यहाँ बोला गया है कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मतलब कि जो प्रकृति में पाया गया है, जिसमें जान है, ठीक है, उसमें उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन लकड़ी में जान तो होता है भाई, वो जैविक होता है। गोबर में भी होता है, ये भी जैविक होता है। कोयला चूँकि पेड़ पौधे से ही कोयला बनते हैं। लाखों साल के बाद जब पेड़ पौधे के जमीन धंसने के बाद वो बहुत दिनों के बाद ये कोयला का निर्माण होता है। तो इसमें कौन सा है जो कि जैविक का यहाँ कोई रोल नहीं है? तो वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में मैंने पढ़ा था। उस समय भी ये बताया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में अगर आपको विंड पावर प्लांट अगर लगाना है, मतलब कि सोलर एनर्जी, उसका जो पवन चक्की वगैरह लगाना है, तो उसके लिए उस क्षेत्र का चुनाव ऐसा किया जाता है जहाँ पे कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे से वहाँ हवा बहे। अब ऐसा नहीं कि जहाँ हवा बहता है नहीं वहाँ जाकर के हमने विंड पावर प्लांट लगा दिए, तो कभी वहाँ से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये मूर्खता की काम होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 15 किलोमीटर पर आवर। अगर इतना से कम होगा तो वहाँ पे उसका पावर प्लांट को नहीं लगाया जाता है। तो मिनिमम कितना चाहिए हमको? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके दोस्तों, आई थिंक कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे भी नेक्स्ट जो भी आपका सेट है उसको मैं फिर से डालने वाला हूँ। तो अगर आगे भी कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यकीन मानिए, मेरा हजारीबाग में अपना सेंटर चलता है वेब फिजिक्स क्लासेस के नाम से। यहाँ भी मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।